नमस्कार दोस्तों। अपना पिछला वीडियो था मर्दा परिच्छेदी का, मर्दा कणाकार, मर्दा संरचना, उसके बारे में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा मर्दा अपर्दन क्या होता है, राजस्थान में मर्दाओं के कितने प्रकार हैं और देश में मर्दाएं कितने प्रकार की है, उनके बारे में। समस्याग्रस्त मर्दाएं कौन कौन सी होती है, जिसमें अपन पढ़ेंगे लवणीय, क्षारीय, अम्लीय, इन मर्दाओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपर्दन। मर्दा अपर्दन इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल इरोजन। देखिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जब ये टॉपिक आपको समझा जाएगा, उसके मद्देनजर हम आपको अंडरलाइन करवाएंगे, उनको थोड़ा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो बात करते हैं शब्द की, मर्दा अपर्दन क्या होता है। देखिए, अपर्दन शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज का नुकसान होना। अपर्दन का मतलब होता है किसी भी चीज का नुकसान होना। और इसके आगे लगा हुआ है मर्दा, यानी मर्दा का नुकसान होगा। और किसी भी चीज का नुकसान तब होता है जब उसके ऊपर कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम बल कार्य करता है और उसका जो मूल स्थान है उसको छुड़वा देता है, तब जाके उस चीज का नुकसान होता है। तो इसकी परिभाषा बहुत सिंपल है। इसमें परिभाषा में होगा किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम बल के माध्यम से मर्दा कणों का अपना मूल स्थान छोड़कर अन्य जगह पे चला जाना, उस क्रिया को अपन बोलेंगे मर्दा अपर्दन। तो दो चीजें इसमें ध्यान रखना है, किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम बल के द्वारा मर्दा कणों का अपना मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाना, उसे मर्दा अपर्दन कहते हैं। तो यह है इसकी कंप्लीट परिभाषा। प्राकृतिक या कृत्रिम बल या प्राकृतिक या कृत्रिम शक्तियां। देखिए, प्राकृतिक बल भी हो सकता है और कृत्रिम बल भी हो सकता है। ये इसलिए दिया गया है कि आगे अपन जब पढ़ेंगे मर्दा अपर्दन के प्रकार, तो उसमें दो प्रकार आएंगे, एक प्राकृतिक अपर्दन और दूसरा कृत्रिम अपर्दन। प्राकृतिक अपर्दन वह कहलाएगा जो प्रकृति के माध्यम से होता है, जबकि कृत्रिम अपर्दन वो कहलाएगा जो कृत्रिम क्रियाओं या कृत्रिम बलों के माध्यम से होता है, जिसमें मनुष्य उसका प्रमुख रोल अदा करता है। तो सबसे पहले अपने को इसकी परिभाषा, किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम बल के द्वारा मर्दा कणों का अपना मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाना, उस क्रिया को अपन बोलते हैं मर्दा अपर्दन। मर्दा अपर्दन के प्रकार। तो मर्दा अपर्दन दो प्रकार का होता है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम या त्वरित। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक अपर्दन प्रकृति के माध्यम से होता है। इस अपर्दन में मर्दा का बहुत कम नुकसान होता है, जो अपने को दिखाई नहीं देता है। और दूसरी चीज, इस अपर्दन को अपन नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा कंडक्ट होता है और प्रकृति की क्रिया को अपन रोक नहीं सकते। तो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये धीमी गति से होता है प्रकृति के द्वारा होता है
ये पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने हैं। प्राकृतिक अपरदन, प्रकृति के द्वारा होने वाला अपरदन जिसमें मर्दा कणों का नुकसान होगा, यानी मर्दा कण अपना मूल स्थान छोड़ के अन्य जगह चले जाएंगे। किनके द्वारा? प्रकृति के कारकों के द्वारा या प्रकृति के बल के द्वारा। ये धीमी गति से होगा और ये कम नुकसानदायक होता है। दूसरा है कृत्रिम। इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। ये तेज गति से होगा, इसका उल्टा है। ये क्या है? तेज गति से होता है। इसीलिए इसे त्वरित कहा गया है। त्वरित का मतलब होता है बहुत तेज गति से होना। दूसरी चीज, इसमें कृत्रिम कारकों का रोल होता है, जिसमें सर्वाधिक आता है मानव। मानव के द्वारा मिट्टी के कणों का नुकसान होना, या मानव भी आ सकता है, पशु भी आ सकता है, यानी ऐसे जो कृत्रिम कारक हो जिनको मनुष्य रोक सकता है या कम कर सकता है, उन कारकों से जो मर्दा अपरदन होगा वो कृत्रिम अपरदन होगा। ये तेज गति से होता है और अधिक नुकसानदायक होता है। अधिक नुकसान। तो ये तो हुआ मर्दा अपरदन क्या है, मर्दा अपरदन के कौन कौन से प्रकार है। मर्दा अपरदन किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम बल के माध्यम से मर्दा के कणों का अपना मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाने की क्रिया मर्दा अपरदन कहलाएगी। ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और त्वरित या कृत्रिम। प्राकृतिक अपरदन प्रकृति के द्वारा होता है, धीमी गति से होता है, कम नुकसानदायक होता है। त्वरित या कृत्रिम जो अपरदन है वो कृत्रिम कारकों के माध्यम से होता है। इसे मनुष्य रोक सकता है, मनुष्य बढ़ा भी सकता है और यह अधिक नुकसानदायक होता है। ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो मर्दा अपरदन को बढ़ावा देती है? तो इसमें आपके सिलेबस में 2 शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है, और वो 2 शक्तियां है, एक है जल और दूसरा है वायु। यानी जल अपरदन और वायु अपरदन। इनकी परिभाषा बहुत सिंपल है। जो मुख्य परिभाषा है उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम बल की जगह आपको लिखना है जल के द्वारा। यानी जल के द्वारा मर्दा कणों का अपना मूल स्थान छोड़ के अन्य जगह चले जाना वो जल अपरदन कहलाएगा। वायु के द्वारा मर्दा कणों का अपना मूल स्थान छोड़ के अन्य जगह चले जाना वो वायु अपरदन कहलाएगा। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इनकी कई अवस्थाएं होती है। जैसे जल अपरदन की कई अवस्थाएं होती है और वायु अपरदन की कई अवस्थाएं होती है। अवस्थाओं का मतलब होता है फेज। फेज जैसे आपने कोई बीमारी होती है, पहले उसके लक्षण धीमी गति से अपने को दिखाई देंगे तो वो प्रारंभिक फेज। फिर अगर अपन उस समय उसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो आ जाएगी बीच की फेज। और एक समय ऐसा आएगा कि बहुत तेज वो बीमारी बढ़ जाएगी, तो उसे अपन बोलेंगे अंतिम फेज। यानी इस फेज के ऊपर अगर आपने दवाई लगे या नहीं लगे, लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि आदमी की डेथ होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसी इसकी अवस्थाएं होती है। यानी अपरदन होगा, पहले कम होगा, उसे प्रारंभिक अवस्था बोलेंगे। प्रारंभिक अवस्था को नहीं रोकेंगे तो अगली अवस्था का निर्माण होगा। उस अवस्था को नहीं रोकेंगे तो उससे अगली अवस्था का निर्माण होगा। तो इनकी अवस्थाएं ही बहुत महत्वपूर्ण है और इन अवस्थाओं को आपको ध्यान रखना है। तो पहले अपन बात करते हैं जल अपरदन की कौन कौन सी अवस्थाएं।
देखिए, जल अपवर्तन की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती है। कई जगह 5 अवस्थाओं का जिक्र भी किया हुआ रहता है, और वो 5 कौन सी है? रिल के बाद में एक गली आती है, लेकिन गली और रेवाएं कई जगह इन दोनों को एक ही माना गया है, और कई जगह इन दोनों को अलग अलग किया गया है। तो अपन भी मोस्टली अपन 4 अवस्था ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, आपको अगर ऐसा पूछा जाए तो गली अपवर्तन रहेगा एक और, जो अवनालिका का ही एक भाग होता है। अब ये चारों अवस्थाएं क्या है, इनको अपन किस प्रकार से समझे कि ये अवस्था बौछार होती है, ये परत होती है, ये रिल होती है, ये अवनालिका होती है। अब बात करते हैं अपन, ये जल की अवस्थाएं हैं, यानी जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होगा इन अवस्थाओं के अंतर्गत। मान लीजिए ये आपका धरातल है, तो आप देखते होंगे जब आपके भूमि के ऊपर बारिश की बूंद गिरती है, या अपन कोई भी जल की बूंद मिट्टी पे गिराते हैं, तो गिरते समय जिस जगह वो बूंद गिरेगी उस जगह से एक कण छिटक के अलग होगा। जो बूंद भूमि पे अपन गिराएंगे तो जिस जगह वो बूंद गिरेगी उस जगह से एक कण छिटकेगा, और उसी अवस्था को बोला जाता है बौछार या स्फीयर। अब ये अवस्था कैसे कंट्रोल हो सकती है? अगर इस मृदा के ऊपर कोई वनस्पति हुई रहती तो पहले वो बूंद वनस्पति पे टकराती, तो नीचे वाला कण अपना स्थान नहीं छोड़ता, तो वनस्पति उगी हुई अवस्था जो भूमि की अवस्था होती है उसमें इस अवस्था का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जिसपे वनस्पति नहीं है उसमें सीधे ही इस अवस्था का निर्माण होगा, क्योंकि बूंद सीधे कण से टकराएगी और कण वहां से अपना स्थान छोड़ेगा। अब मान लीजिए ये पहली बूंद गिर गई और ये कण अपना स्थान छोड़ दिया, तो मूल स्थान जहां छोड़ा है वहां पे रिक्त स्थान बन गया। अब रिक्त स्थान बनेगा तो जो आपस में उसके चारों तरफ कण चिपके हुए हैं वो एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये खाली जगह हो गई तो यहां ये आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो कण आपस में क्या हो जाएंगे? डिले हो जाएंगे। तो जैसे ही दूसरी बूंद गिरेगी तो पहले में एक कण गया, दूसरी में 4 कण बाहर जाएंगे, तो ये होगा परत में। अब ये 4 कण जैसे बाहर आ गए और एक समय ऐसे होगा कि ये स्थान पानी का भर जाएगा, भरने के बाद यहां से पानी बहना स्टार्ट होगा। अब यहां से जो 4 कण छिटक के बाहर आए हैं वो इस पानी के साथ बहकर चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी अवस्था को बोला जाता है परत या शीत। यानी जल के साथ मृदा की एक उर्वरक परत, पतली परत का बहकर चले जाना, उस क्रिया को अपन बोलेंगे परत या शीत। अगर इसको भी अपन नहीं रोकते हैं तो मान लीजिए ये जल के साथ बह के जा रही है, इसके नीचे भी मिट्टी के कण हैं, तो ये नीचे वाले को रगड़ खाते हैं, इनको भी साथ ले जाएंगे, तो यहाँ पे लगातार पानी बहेगा, तो इस जगह के नीचे के कण भी जल के साथ बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाएगी, यानी एक नाली नुमा आकृति बन जाएगी, और उसे बोला जाता है रेत। अपन देखते हैं कई बार अपने मकान के बाहर अगर कच्चा फर्श है तो बारिश रुकने के बाद उस फर्श को आप देखोगे तो उस पे ऐसे धारियां दिखाई देगी। वो धारियां क्या है? उस धारियों के अंदर के कण पानी के साथ बह गए हैं और वो खाली स्थान बन गया है, तो ऐसी अवस्था आती है तो उस अवस्था को बोला जाता है रेत। अब ये धारियां बन गई, इसको भी आपने नहीं रोका और पानी आ रहा है लगातार, इनमें से बह रहा है, तो ये साइडों की, इन धारियों के साइडों के कण भी कट के उस जल के साथ चले जाएंगे और ये छोटी धारी एक बड़ा रूप ग्रहण कर लेगी और उस रूप को बोला जाता है अवनालिका या रेखा। खंडीन इसको बोलते हैं, बड़े बड़े दर्रे पड़ जाते हैं। तो जल की ये 4 अवस्थाएं होती है।
प्रारंभिक अवस्था ये है। जल अपवर्तन की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है? बौछार या स्प्लेश। जल अपवर्तन की सर्वाधिक हानिकारक प्रावस्था कौन सी है? वो है परत या शीट। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो कण जल के साथ एक परत के रूप में बह के जाएंगे वो उर्वरक मृदा होती है, और अगर किसी खेत की उर्वरक मृदा ही बह के चली जाएगी तो उस खेत से अपने को उत्पादन मिलने की संभावना कम रहेगी। इस कारण कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक हानिकारक जल अपवर्तन की कौन सी प्रावस्था होगी? परत या शीट। परत को नहीं रोकेंगे तो रील बनेगी, रील को नहीं रोकेंगे तो अवनालिका बनेगी। इसलिए ये जो अवस्थाएं हैं ये एक दूसरे की एडवांस फॉर्म भी कहलाती है। एडवांस का मतलब आपने पहली को नहीं रोका तो दूसरी ऑटोमेटिक निर्मित हो जाएगी, दूसरी को नहीं रोका तो तीसरी बन जाएगी, तीसरी को नहीं रोका तो चौथी अवस्था बन जाएगी। तो ये था जल अपवर्तन की कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती। अब बात करेंगे वायु अपवर्तन। वायु अपवर्तन की भी 3 प्रावस्थाएं होती है। पहली प्रावस्था होती है निलंबन, दूसरी होती है उच्छलन, और तीसरी होती है सतह सर। निलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन, उच्छलन को इंग्लिश में बोलते हैं साल्टेशन, और सतह सर्पण को बोलते हैं सरफेस क्रीप। देखिए दोस्तों, पीछे वाले में मृदा का कटाव जल के साथ हो रहा था और इसमें मृदा का कटाव होगा वायु के साथ। और वायु के साथ कैसे होगा? मृदा के कण वायु के साथ उड़कर अपना मूल स्थान छोड़ के अन्य जगह चले जाएंगे। अब वायु के साथ मिट्टी के कण किस प्रकार से उठेंगे तो वो निर्भर करता है कणों के व्यास पर, कणों के व्यास या आकार, जिसकी इकाई होती है mm। यानी इसमें मृदा के कण कितने mm आकार के मृदा के कण वायु के साथ उठ के अपना मूल स्थान छोड़ेंगे। तो पहली अवस्था है निलंबन, दूसरी है उच्छलन, तीसरी है सतह सर्पण। बहुत ही सिंपल है। निलंबन का मतलब होता है फ्लोटिंग, उच्छलन का मतलब होता है जंपिंग, और सतह सर्पण का मतलब होता है रोलिंग। देखिए दोस्तों, ये शब्द अपने आप में स्वयं को परिभाषित भी करते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना या उड़ना। यानी इस अवस्था में क्या होगा? मृदा के कण वायु के साथ हवा में तैरते हैं, उस अवस्था को बोला जाता है निलंबन। मृदा के कण वायु के साथ वायुमंडल में तैरना या उड़ना, वो अवस्था कहलाती है निलंबन। दूसरा है मृदा के कण अपने मूल स्थान को इस प्रकार से छोड़ते हैं जैसे कोई व्यक्ति उछल कूद करके किसी स्थान को छोड़ता है, तो इसमें जंपिंग होगी। जंपिंग का मतलब होता है उछल कूद। यानी कण ये मूल स्थान है, यहां से उठेगा कुछ दूरी पे जाके गिर जाएगा, वहां से उठेगा फिर कुछ दूरी पे जाके गिर जाएगा, फिर उठेगा कुछ दूरी पे जाके वापस गिर जाएगा। तो ये क्या हो गई? जंपिंग। तो इस क्रिया में कौन सी चीज होगी? जंपिंग की क्रिया होगी, मृदा कण की। अगला है सतह सर्पण यानी रोलिंग। रोलिंग का मतलब होता है जैसे सड़क के ऊपर रोलर चलता है, उसी प्रकार मृदा की सतह के ऊपर
ये कण है, इसका मूल स्थान यहाँ पे है। हवा आएगी, उसके साथ ये कण मूल स्थान को छोड़ेगा, लेकिन ना तो ये हवा के द्वारा उठेगा ना हवा में तैरेगा। ये सिर्फ इस धरातल से रगड़ खाते हुए ही अपना स्थान छोड़ेगा, यानी नीचे के सरफेस को नहीं छोड़ता है, वो धरातल से रगड़ खाते हुए अपना मूल स्थान छोड़ता है। तो इस अवस्था को बोलते हैं सतह सर। अब देखिए, कण एक ही है लेकिन तीन प्रकार से ये कैसे क्रिया करते हैं। एक में हम आपको बता रहे हैं कि हवा में तैर रहे हैं, एक में हम आपको बता रहे हैं कि जंप मार के ये स्थान छोड़ रहे हैं, तीसरे में बता रहे हैं कि स्थान छोड़ रहे हैं लेकिन भूमि की सतह पे रगड़ खाते हुए छोड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कणों का व्यास या आकार। इसमें आपको कणों का व्यास या आकार एक डिजिट याद रखनी है। इसमें उन कणों का नुकसान होता है वायु के साथ जिनका आकार 0.1 mm से 0.5 mm होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन सी प्रावस्था है जिसके अंतर्गत जो मर्दा के कण है उनका नुकसान हो रहा है, उनका व्यास कितना होता है। तो पहले की अपन बात कर लेते हैं निलंबन। इसमें मर्दा कणों का व्यास 1 mm से कम होता है, यानी वायु अपर्दन की वह प्रावस्था जिसके अंतर्गत मर्दा कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है। इस प्रकार के कण वायु के साथ हवा के अंदर तैरते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं निलंबन। तो निलंबन अवस्था के अंदर किस आकार के कणों का नुकसान होगा? जिनका आकार 0.1 mm से कम होगा। दूसरी है उछलन। उछलन में जिन कणों का नुकसान होता है उनका आकार होता है 0.1 से 0.5 mm। अब देखिए दोस्तों, जितना कण हल्का होगा उतना ही वायु के अंदर वो तैरेगा। तो ये कण हल्के थे इसलिए ये तैर रहे। ये इसमें जो मर्दा कण का नुकसान हो रहे हैं ये इससे बड़े आकार के हैं, इसलिए ये हवा में तैर नहीं सकते। ये क्या कर सकते हैं? केवल जंप कर सकते हैं। और लास्ट वाले में जो सतह सर्पण है, इसमें मर्दा कणों का व्यास होता है 0.5 mm से अधिक, यानी वायु अपर्दन की वह प्रावस्था जिसमें मर्दा कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, उसमें कौन सी क्रिया होगी? रोटी। क्योंकि ये मर्दा के कण आकार में बड़े होते हैं, तो ना तो ये हवा में तैर पाते हैं ना ये जंप कर पाते हैं, केवल ये अपना मूल स्थान छोड़ते हैं धरातल को रगड़ खाते हुए, इसलिए इसको सतह सर्पण बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वायु अपर्दन की प्रावस्थाओं में मर्दा कणों का व्यास, ये रेंज आपको ध्यान रखनी है 0.1 से 0.5 mm। तो पहली अवस्था में आपको ध्यान रखना, निलंबन में पहली इकाई आ जाएगी, यानी पहली इकाई 0.1 mm। इसके आगे आपको कम का चिन्ह लगाना है। दूसरी अवस्था में सेम टू सेम ये इकाई आ जाएगा, और तीसरी अवस्था में केवल ये आएगा, लेकिन इसमें इसके आगे अधिक का चिन्ह लगाना है। तो ये था वायु अपर्दन की 3 प्रावस्थाएं। इनमें से सर्वाधिक नुकसानदायक कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था है उछलन या सापेक्ष। इस अवस्था में मर्दा कणों का सर्वाधिक नुकसान होता है। लगभग 70% मिट्टी का वायु के द्वारा जो अपर्दन होता है वो इसी अवस्था के माध्यम से नुकसान होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, या तो इनका व्यास पूछेंगे कौन सी अवस्था में कण का व्यास कितना होता है, या सर्वाधिक हानिकारक अवस्था में तो उसमें आएगा उछलन। ये इंग्लिश शब्द आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार इसको साल्टेशन ऐसे हिंदी में लिख के पूछ लिया जाता है। तो साल्टेशन किसे बोलते हैं? उछलन को बोलते हैं। अब अगला कौन अपन बात करेंगे, ये तो था मर्दा अपर्दन क्या होता है, कितने प्रकार का होती है, मर्दा अपर्दन की कौन कौन सी शक्तियां है। जल और वायु हम आपको बता दिए, जल और वायु की कौन कौन सी अवस्थाएं, ये चीजें भी हम आपको बता चुके हैं। अब अपन बात करेंगे मर्दा अपर्दन को कैसे रोका जाए।
इससे आगे है वायु व जल अपरदन को रोकने के उपाय। इसमें आपको सिर्फ उपायों का नाम याद रखना है और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज अपन अपनाएंगे जिनमें आपको श्लोक लिखाया जाएगा ढलान, वो ढलान परसेंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कॉमन बात करें अपन कि वायु और जल अपरदन को कैसे रोक अपन सकते हैं, तो पहला उपाय तो जैसे सस्य क्रिया, सस्य क्रिया, सस्य क्रियाओं में जैसे अपन जुताई करके भी मृदा और जल अपरदन को रोक सकते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि अगर किसी खेत में जुताई की हुई नहीं है, उस खेत में अगर बारिश होती है तो ऊपर के धरातल से जल जल्दी बहकर चलने लग जाता है, तो इससे उस खेत की मिट्टी कट के जानी स्टार्ट हो जाती है। जबकि अगर इस खेत में आपने जुताई कर रखी है तो वो पानी जल्दी बह के नहीं जाएगा सरफेस से, वो पहले क्या होगा, मिट्टी के अंदर डिप करेगा। तो जुताई सस्य क्रियाओं में आती है। इसके जुताई का एक प्रकार होता है भू परिष्करण, इसी में एक आता है मल्चिंग। भू परिष्करण क्या होता है? भू परिष्करण वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि की संपूर्ण क्रियाएं की जाती है और मृदा को बुआई योग्य बनाया जाता है, जिसमें जुताई भी आएगी, बुआई भी आएगी। ये सब चीजें भू परिष्करण के अंतर्गत आती है। ये भी एक आपके अलग से टॉपिक है, भू परिष्करण क्या है, ये कितने प्रकार का है, कौन कौन से भू परिष्करण के कौन कौन से यंत्र है, जो आगे अपन बात करेंगे। यहाँ से भू परिष्करण का मतलब आपको जुताई से संबंधित ध्यान रखना है। अगला है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है धरातल के ऊपर किसी भी अपशिष्ट पदार्थों की एक परत अपन बिछा दे, उसको बोला जाता है मल्चिंग। अब देखिए, एक तो अगर धरातल बिल्कुल बैरन रहेगा तो उस पे तुरंत अगर चाहे वायु हो चाहे जल की बूंद हो, उससे मिट्टी के कणों के कटने की संभावना ज्यादा रहेगी। जबकि इसके ऊपर अगर अपन किसी प्रकार की एक परत बिछा के रखते हैं तो उसमें वायु के द्वारा भी कणों का कटाव कम होता है और जल के द्वारा भी कणों का कटाव कम होता है। तो ये दो तीन उपाय है जो सस्य क्रियाओं में आता है। इसके अलावा एक है वृक्षारोपण। कई प्रकार के वृक्ष लगा के भी अपन खेत में मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में खेत के चारों तरफ मेड़ बना के उस पे क्या लगाते थे, वृक्ष। उसका एक ही उद्देश्य था कि उनके खेत की मिट्टी का कटाव ना हो और दूसरी जगह नहीं जाए। तो कई प्रकार के वृक्ष हैं जिनको अपन जल और वायु अपरदन को रोकने में काम ले सकते हैं वृक्षारोपण करके। ये क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को आपस में दृढ़ता से चिपकाए रखते हैं, जिस कारण से एक सामान्य जल और वायु के बहाव में वो कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। इसी के अलावा एक है घासें लगाना, यानी खेत में कई प्रकार की वेजिटेशन वनस्पति या घासें लगा के भी अपन जल और वायु अपरदन से मृदा कटाव को रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे वायु अपरदन की बात करें तो दो चीजें आएंगी जो फिजिकल अपन बनाते हैं। एक तो है विंड ब्रेक और दूसरा है शेल्टर। ये केवल वायु अपरदन को रोकने की प्रैक्टिसेज है। विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। विंड ब्रेक क्या होता है, शेल्टर बेल्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। इसमें ये पूछा जाएगा कि विंड ब्रेक के अंतर्गत कौन कौन से वृक्षों को काम में लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका खेत है और इसमें वायु के द्वारा कटाव हो रहा है। वायु आ रही है इस दिशा से, इधर से वायु आ रही है आपके खेत के अंदर, तो विंड ब्रेक क्या होगा, विंड ब्रेक आप अपने खेत की इस दिशा में, जिस दिशा से वायु आ रही है उस दिशा में वृक्षों की एक कतार लगा दोगे, जिससे क्या होगा, ये वायु पहले वृक्षों से टकराएगी, उसके बाद आपके खेत में आएगी, तो यहाँ पे वायु की गति को
चेक कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये वृक्ष नहीं होते, ये वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, तो ये अंदर भी 60 से आती। और अगर आपने वृक्ष लगा दिया, यहाँ आके इससे टकरा गई और ये 40 किलोमीटर इसकी गति हो गई, तो अंदर ये 40 से जाएगी। तो आप सभी को पता है कि जितनी तेज गति से आएगा उतना ही तेज नुकसान होगा, जितनी धीमी गति से वायु आएगी उतना ही धीमा मिट्टी के कणों का नुकसान होगा। तो वृक्षों की एक कतार लगाना, जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा की तरफ, उसे बोला जाता है विंड ब्रेक, यानी विंड को रोकने का अवरोध। जैसे सड़क पे अपन अवरोध लगाते हैं, उसी प्रकार से ये वायु की गति के माध्यम के बीच में वृक्षों की एक कतार लगा दी है। सेंट्रल बेल्ट और विंड ब्रेक में ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी ऐसे लगाते हैं जिस साइड से, जिस दिशा से हवा आ रही है उसके अगेंस्ट में अपन ये चीज लगाते हैं। लेकिन सेंट्रल बेल्ट पे वृक्ष नहीं होंगे, इसमें क्या होगा, या तो अपन पक्की दीवार खींचेंगे या कच्ची दीवार बनाएंगे। इसमें दीवार अपन काम में लेते हैं, कच्ची हो या पक्की। अब पहले वो उस दीवार से टकराएगी तो यहाँ पे गति चेक हो जाएगी, और जितनी कम गति से आगे आएगी उतना ही मिट्टी का नुकसान कम होगा। तो ये तो वायु अपरदन के दो प्रमुख जो उपाय थे, विंड ब्रेक और सेंट्रल बेल्ट। इसी प्रकार जल अपरदन के भी 2-3 उपाय है, जैसे कंटूर बंद, कंटूर टेरेस, यह अपन जनरली काम में लेते हैं जल अपरदन। यह आपका खेत है, इसका मान लीजिए ढलान इस दिशा में है, इधर से पानी बहेगा, इधर जाएगा, पानी के साथ मिट्टी के कण कट के चलेंगे। इसमें आप क्या करोगे, मान लीजिए इधर का ढलान है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो आपने यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बनाए। तो पहले पानी इस गड्ढे में आएगा, गड्ढा भरेगा। आप यहां से देखिए, यहां से पानी आ रहा है 20 की स्पीड में, ये गड्ढे के अंदर जाएगा, गड्ढा भरने के बाद आगे ये फिर 0 की स्पीड से स्टार्ट होगा। तो इससे क्या होगा, ये पानी की गति यहाँ पे चेक हो गई, तो आगे नुकसान नहीं होगा। आगे जब तक ये स्पीड पकड़ेगा तब तक आपने फिर गड्ढा बना दिया, वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो खेत की जो मिट्टी कट के गई है वो खेत के अंदर ही रह जाएगी। तो ये छोटे छोटे अपन क्या एक गड्ढे खोद लेते हैं, जिन्हें कंटूर बंड के नाम से जानते हैं। कंटूर टेरेस में क्या करते हैं, सेम ऐसे करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रकार की खाई बनाते हैं, ये अलग अलग नहीं। इसमें क्या होगा, पानी सीधा जाएगा और इस खाई में गिर जाएगा। तो यहां से मान लीजिए 30 की स्पीड में जा रहा है, यहाँ गिर गया। आगे जब ये बहेगा तो 0 से स्टार्ट होगा, फिर आगे एक खाई बना देंगे। तो इसमें भी पानी की गति को रोका जाएगा। और जितने अपन पानी और वायु की गति को, इन सभी उपायों में क्या करते हैं, जल और वायु की गति को कम किया जाता है, वही जल और वायु अपरदन के रोकने के उपाय कहलाते हैं। आप गति कम करोगे, ऑटोमेटिक कटाव कम होगा। तो ये मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में है, जिनके बारे में हम आपको लिखा देंगे कौन कौन से उपाय में कितना कितना स्कोप रखा जाता है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदाएं, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आता है। राजस्थान की मृदाएं 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे पहली है रेतीली या बालू मृदा, दूसरी है भूरी रेतीली मृदा, तीसरी है लाल पीली मृदा, चौथी है लाल
लोमी मर्दा। पांचवी है दोमट या कछारी मृदा। छठी है काली मृदा। इससे अगली है लाल लोमी मिश्रित मृदा। मिश्रित मृदा। और लास्ट है भूरी रेतीली कछारी मृदा। तो ये 8 प्रकार की मृदाएं राज्य में पाई जाती है। रेतीली या बालू मृदा, भूरी रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा, दोमट या कछारी मृदा, काली मृदा, लाल लोमी मिश्रित मृदा और भूरी रेतीली कछारी मृदा। इनमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इन मृदाओं में से सबसे प्रमुख मृदा है रेतीली या बालू मृदा, जिसका क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। यह 8 प्रकार की मृदाएं होती है राज्य में। और 8 प्रकार की मृदाओं में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे प्रमुख मृदाओं की बात करें तो पहली है रेतीली या बालू मृदा। इसके बाद में दूसरी मृदा का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद तीसरी मृदा का भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आएगी पांचवी मृदा और लास्ट में है काली मृदा। ये 5 मृदाओं को आपको थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि इन 5 मृदाओं की कुछ स्पेशल विशेषताएं होती है। पहली मृदा क्यों इंपॉर्टेंट है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मृदा पाई जाती है, वो यही मृदा है रेतीली या बालू मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, रेतीली या बालू। तो इसका प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आंसर है रेतीली या बालू। इसका दूसरा प्रश्न ये आता है कि रेतीली या बालू मृदा में बालू कितना % होती है और कले कितना % होती है। तो 90 से 95% इसमें बालू है और 5 से 7% इसमें कले होता है। ये 2 ही प्रश्न मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल और 90 से 95% बालू और 5 से 7% कले। ये कौन सी मृदा में आता है, रेतीली या बालू मृदा। इससे अगला है भूरी रेतीली मृदा। इसका प्रमुख प्रश्न बनता है P2O5 की मात्रा। इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, कौन सी में, भूरी रेतीली मृदा में। इसके बाद में आता है लाल पीली मृदा, जिसमें चूना व CaCO3 चूना व CaCO3 की अधिकता पाई जाती है। इससे अगला है लाल लोमी मृदा। इसमें फास्फोरस, पोटास व चूना की कमी होती है। इससे अगली है दोमट या कछारी मृदा। इसे सर्वोत्तम मृदा माना गया है कृषि की दृष्टि से। और इससे अगली है काली मृदा। इसके बारे में है यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये राजस्थान की 8 प्रकार की मृदाएं हैं, रेतीली या बालू, भूरी रेतीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल लोमी मृदा,
दोमट या कछारी मृदा, काली मृदा, लाल लोमी मिश्रित मृदा और लास्ट में भूरी रेतीली कछारी मृदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे रेतीली या बालू मृदा पाई जाती है। रेतीली या बालू मृदा में 90 से 95% बालू, 5 से 7% कले। भूरी रेतीली मृदा की विशेषता है P2O5 यानी फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। लाल पीली मृदा की विशेषता है चूना व CH3 की मात्रा अधिक पाई जाती है। लाल लोमी मृदा की विशेषता है फास्फोरस, पोटास व चूना इसकी कमी होती है। इसके अगली है दोमट या कछारी मृदा। सर्वोत्तम मृदा है कृषि की दृष्टि से और अधिकांश फसलों के लिए सर्वोत्तम मृदा दोमट या कछारी मृदा ही होती है। इसके बाद है काली मृदा, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है और कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। तो ये थी राजस्थान के 8 प्रकार की मृदाएं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत की मृदाएं। भारत की मृदाएं, भारत की मृदाओं को भी 8 प्रकार है। 8 कौन कौन से प्रकार है उनका नाम आपको ध्यान रखना है और कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मृदा, तीसरी है लाल मृदा, चौथी है दोमट मृदा, पांचवी है लेटेराइट, मृदा। इससे अगली है पीट या मार्सी मृदाएं और लास्ट है शुष्क मृदाएं। ये इसकी 8 प्रकार की मृदाएं देश में पाई जाती है, जिसमें मुख्य मुख्य के नाम हम आपको बता दिए। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, दोमट मृदा, लेटेराइट मृदा, पीट या मार्सी मृदा, शुष्क मृदा। इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें एक तो होगा गण। अपन मृदा के कई ऑर्डर पढ़ते हैं, तो कौन सी ऑर्डर की कौन सी मृदा है और कौन सी मृदा देश में सर्वाधिक पाई जाती है और कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। ये 3 चीजें इनमें मुख्य है। तो जलोढ़ मृदा कौन से गण के अंतर्गत आती है, वह है एंटीसोल व इंसेक्टिसोल। एंटीसोल व इंसेक्टिसोल। जलोढ़ मृदा कौन से गण में आती है, एंटीसोल व इंसेक्टिसोल में। और देश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी भी कौन सी है, जलोढ़ मृदा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल, एलुवियल सॉइल। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में देश में कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ या एलुवियल सॉइल। इन मृदाओं का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई ये मृदाएं होती है। नदियों के पाट पे जिन मृदाओं का निर्माण होता है उन्हें जलोढ़ मृदा कहते हैं। काली मृदा, इस मृदा का गण है वर्टिसोल, वर्टिसोल। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है और इसमें मोंट मोरेलिनाइट खनिज की अधिकता होती है। किसकी, मोंट मोरेलिनोइट की अधिकता। और ये मोंट मोरेलिनोइट क्या है, खनिज पदार्थ है। और खनिज पदार्थों का कौन सा भाग है, द्वितीय प्रकार के खनिज पदार्थ है और उनमें भी सिलिकेट कले का ये भाग होता है मोंट मोरेलिनाइट। इसकी अधिकता होती है किसमें, काली मृदाओं में। इसी कारण ये काली मृदाएं जब बारिश का पानी रुक जाए या सूखने पे ये क्या होती है, फटती है या सिकुड़ती है। अगली है लाल मृदा।
ये एल्फिसोल में पाई जाती है, एल्फिसोल। इसका गण क्या है? एल्फिसोल। इससे अगला है लेटेराइट मृदा, इसका गण है अल्टीसोल व ऑक्सीसोल। इससे अगली है पीट या मार्स, ये स्टोसोल में आता है। और लास्ट है शुष्क मृदा, ये एरिडोसोल में आता है। ये मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है कृषि की दृष्टि से। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है दोमट मृदा। लाल मृदा का एल्फिसोल है गण, लेटेराइट का अल्टीसोल व ऑक्सीसोल है, पीट या मार्सी का स्टोसोल और शुष्क मृदा का एरिडोसोल। कई बार ये शुष्क मृदाएं वाला पार्ट पूछ लिया गया है, क्योंकि अपने राजस्थान में जनरली शुष्क मृदाएं पाई जाती है जो एरिडोसोल के अंतर्गत आती है। तो ये था भारत में कौन कौन सी मृदाएं हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मृदा अपरदन क्या होता है, राजस्थान की मृदाएं कौन कौन सी है और भारत की मृदाएं कौन कौन सी है। इनके बारे में आपको हम अभी मुख्य मुख्य चीजें लिखा देंगे जिनको आपको नोट कर लेना। पीछे अपन बात कर रहे थे मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। ये दो प्रकार का है, प्राकृतिक अपरदन, त्वरित या कृत्रिम अपरदन। प्राकृतिक अपरदन में दो चीजें आपको बताई गई थी, प्रकृति द्वारा नुकसान और ये कम नुकसानदायक होता है, जबकि त्वरित या कृत्रिम अपरदन में मनुष्य द्वारा जोतकर या पशु चराकर ये क्रिया होती है, इसमें सर्वाधिक या अधिक नुकसान होता है। इसके बाद थी मृदा अपरदन की शक्तियां, जिसमें दो शक्तियों के बारे में जिक्र किया गया था। एक थी जल अपरदन और दूसरा है वायु अपरदन। जल के द्वारा मृदा कणों का नुकसान ये जल अपरदन कहलाएगा, वायु के द्वारा मृदा कणों का नुकसान ये वायु अपरदन कहलाएगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था जल अपरदन और वायु अपरदन की प्रावस्थाएं। तो पहले अपन बात करते हैं जल अपरदन की प्रावस्थाएं, जिसमें चार प्रावस्थाएं थी, बौछार या स्प्लेश, दूसरी थी परत, तीसरी थी रेल और चौथी थी अवनालिका। इसमें मुख्य मुख्य चीजें आपको पूर्व में बता भी दी है और इसमें आपको ये लिखा हुआ है, इसको आपको नोट करना है। बौछार अपरदन जल अपरदन की प्रारंभिक अवस्था होती है और मिट्टी के कण इसमें बिखर जाते हैं, जैसे पानी की बूंद गिरेगी मिट्टी का कण छिटकना, ये प्रारंभिक अवस्था में होता है। दूसरा है परत, इसमें क्या होता है, उर्वरक मृदा का पतली परत के रूप में बहकर चले जाना और कृषि की दृष्टि से यह सर्वाधिक नुकसानदायक प्रावस्था होती है। इससे अगली थी रील, जब अगर अपन परत अपरदन को नहीं रोकते हैं तो रील अपरदन का निर्माण होता है। इसमें भूमि सतह पे छोटी छोटी अंगुलीनुमा धारियां अपने को दिखाई देती है और ये कृषि क्रियाओं से सुधारने योग्य होता है। और लास्ट थी अवनालिका अपरदन, इसमें बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है भूमि सतह पे और ये सबसे विकराल या भयंकर रूप होता है, कृषि क्रियाओं के माध्यम से इसको सुधारा नहीं जा सकता। ऐसे आप इधर आपको बताया गया था वायु अपरदन की तीन प्रावस्थाएं होती है, निलंबन, उछलन और सतह सर्पण। इन तीनों प्रावस्थाओं में जो मिट्टी के कणों का नुकसान होता है वो डिपेंड करता है कि मिट्टी के कण का व्यास कितना होता है और व्यास की एक रेंज आपको बताई थी 0.1 से 0.5 mm। कौन सी प्रावस्था में किस व्यास वाले कणों का नुकसान होगा ये आपको ध्यान रखना है। पहला है निलंबन या सस्पेंशन, इसमें 0.1 mm से कम व्यास वाले कणों का हवा में उड़ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं निलंबन। इससे 3 से 5% नुकसान होता है। जबकि दूसरी प्रावस्था थी उछलन या साल्टेशन, इसमें 0.1 से 0.5 mm व्यास वाले कणों का उछलना या जंपिंग करना, इस क्रिया के द्वारा नुकसान होता है। इसमें 50 से 75% मृदा का नुकसान होता है और सर्वाधिक नुकसान अगर वायु अपरदन की प्रावस्था से मिट्टी के कणों का होता है वो प्रावस्था उछलन ही होती है। इससे अगली लास्ट की सतह सर्पण या सरफेस क्लिप, इसमें 0.5 mm से अधिक व्यास वाले कणों का
मृदा सतह में घिसते हुए अपना स्थान छोड़ना, इस प्रक्रिया से नुकसान होता है और इसमें 5 से 25% तक मृदा का नुकसान होता है। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, जिसके बारे में पूर्व में आपको बताया जा चुका है कि सस्य उपाय कौन से हैं, यांत्रिक उपाय कौन से, वृक्षारोपण करके, रासायनिक उपाय करके अपन मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्या क्या चीजें मुख्य है जिनके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। सस्य विधियां जैसे समोच्च खेती, भू परिष्करण, मल्चिंग या पलवारना, ये सस्य विधियों के अंतर्गत आता है। समोच्च खेती का मतलब होता है जैसे ढलान होता है उसी के अगेंस्ट में अपन खेती करें, जिससे कि जल के द्वारा अपरदन होने से, जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन होने में कमी आती है। इसी प्रकार भू परिष्करण का मतलब आपको बताए थे कि जुताई करना या खेत से संबंधित जो भी क्रियाएं अपन खेत में करें वो भू परिष्करण है। इसके माध्यम से भी अपन जल अपरदन को कम कर सकते हैं। मल्चिंग या पलवारना, इसके बारे में पूर्व में बताया जा चुका है। मृदा सतह पे किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों की एक पतली परत बिछाना, उस क्रिया को बोला जाता है मल्चिंग या पलवारना, जिसके माध्यम से भी अपन जल अपरदन को रोक सकते हैं। आगे है दूसरा उपाय घास संबंधित उपाय करके, जैसे घासें उगाना। हमेशा जिस खेत में वनस्पति उगी हुई रहेगी उसमें जल और वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव कम होता है, बजाय जिसमें वनस्पति नहीं उगी हुई है। इससे आता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग का मतलब होता है घास के साथ फसलें लेना, उसे अपन बोलते हैं ले फार्मिंग। अगला है वृक्षारोपण। कई वृक्ष है जिनको अपन वृक्षारोपण करके भी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, जो जनरली गाँव में इसका अपन प्रयोग भी करते हैं। इससे अगली विधि है यांत्रिक विधि, जिसमें क्यारी या थाला बनाना, बेंच टेरेसिंग बनाना। ये ढलान आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना कि बेंच टेरेसिंग कितने स्लोप पे बनाई जाती है, 16 से 33%। कंटूर बंड कितने स्लोप पे बनाई जाती है, 6% पे। ग्रेडेड ट्रेंच कितने स्लोप पे बनाई जाती है, 10 से 16% पे। और ग्रेडेड बंड कितने स्लोप पे बनाई जाती है, 6 से 10% ढलान पे। तो ये इनका जो स्लोप का परसेंट है वो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है रासायनिक उपाय। इसमें है बेटुमिन, क्लेव, पॉलीविनाइल, पीवीए, अल्कोहल रसायनों का प्रयोग करके भी अपन जल अपरदन को रोक सकते हैं। अगला है वायु अपरदन को रोकने के उपाय, जिसमें कृषि क्रियाओं में है जीवाणु खादों का प्रयोग, हरी खाद वाली फसलें उगाना, मल्चिंग, भू परिष्करण और भूमि को पड़ती न छोड़ना, पशुओं की अधिक चराई न करना, ये सब वायु अपरदन को रोकने के उपायों में आते हैं कृषि क्रियाओं में। अगला है वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगाना। वायुरोधी वृक्ष पट्टियां हमेशा जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा के क्रॉस में अपन लगाते हैं, जिससे कि उस हवा की गति को वो रोक सके। 60 से 80% नुकसान वायुरोधी वृक्ष पट्टियों से अपन रोक सकते हैं। इसमें दो चीजें आपको हम बताए थे। वायुरोधी वृक्ष पट्टियों में दो टर्म थी, एक विंड ब्रेक और एक शेल्टर बेल्ट, जो दोनों के बारे में पूर्व में आपको बता दिया गया। इससे अगला मिट्टी के टीलों को आच्छादित रखना, यानी कवर रखना। किसी न किसी प्रकार की वनस्पति मिट्टी के ऊपर अपने को उगानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो जल और वायु के द्वारा अपरदन मिट्टी का कम होगा। ये आच्छादित किस किस चीजों से रख सकते हैं, वृक्ष से, झाड़ी से और घास से। ऐसे कौन कौन से वृक्ष है, ऐसी कौन कौन सी झाड़ियां है और ऐसी कौन कौन सी घासें हैं जिनका प्रयोग अपन वायु अपरदन को रोकने में काम में लेते हैं, वो अपन आगे बात करें। क्लियर? करो चालू। अपना अगला टॉपिक था राजस्थान की मृदाएं। पीछे आपको बताए थे कि राजस्थान में 8 प्रकार की मृदाएं हैं। यहाँ पे आपको मुख्य मुख्य इन मृदाओं के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके बारे में, उनके बारे में आपको दिखाया जा चुका है। पहली है रेतीली या बलुई मृदा। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मृदा है। यह कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में 90 से 95% बालू और 5 से 7% कली पाई जाती है। यह राज्य के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर इन जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका।
दूसरी है भूरी रेतीली मृदा। इस मृदा में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये राज्य के सिरोही, पाली, सीकर और झुंझुनू जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है। अगली है लाल पीली मृदा। इसमें चूना व CO3 की मात्रा अधिक होती है और यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में पाई जाती है। इसमें मक्का व मूंगफली की फसल को आसानी से उगाया जा सकता है। इससे अगली है लाल लोमी मृदा, जिसमें फास्फोरस, पोटास व चूना कम पाया जाता है और ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है, जिसमें चावल, गन्ना व मक्का की फसल आसानी से उगाई जा सकती है। इससे अगली है दोमट या कचारी मृदा। यह मिट्टी जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर इन जिलों में पाई जाती है। गेहूं, जौ, चना इनके लिए ये उत्तम मानी जाती है और कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा भी इसे ही कहा जाता है, दोमट या कचारी। अधिकांश फसलों के लिए यह मृदा उपयुक्त मानी जाती है। अगली है काली मृदा। इसका प्रमुख रूप से क्षेत्रफल कोटा और बूंदी, जिसे आप बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र, वहां पाई जाती है और इसमें कपास की खेती के लिए यह मृदा सर्वोत्तम मानी गई है। और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा भी कौन सी होती है? काली मृदा। इससे अगली है लाल काली मिश्रित मृदा। ये भीलवाड़ा में पाई जाती है। और लास्ट है भूरी रेतीली कचारी मृदा, जो गंगानगर, अलवर, भरतपुर इन क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें गेहूं और कपास की खेती प्रमुखता से की जाती है। इन्हीं मृदाओं से संबंधित दो बिंदु और है। सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मिट्टी कौन सी है इनमें से? तो आंसर जाएगा रेतीली मृदा। ऐसी मृदा जिनमें कणों का आकार बड़ा होगा, वो मृदा हमेशा ही उसकी जल अवशोषण क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि कण का आकार अगर बड़ा होगा तो रंध्रावकाश का आकार भी बड़ा होगा, इसलिए आसानी से जल नीचे चला जाएगा, इसलिए उनकी अवशोषण क्षमता ज्यादा होती है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता कले या काली मृदा की होती है। जिन मृदाओं में कणों का आकार छोटा होगा, उनमें रंध्रावकाशों का आकार भी छोटा होगा और रंध्रावकाशों की संख्या भी अधिक होगी, इसलिए ये मृदाएं जल को अधिक समय तक धारण कर सकती है। इसी कारण जिनमें कले या कले पार्टिकल ज्यादा होता है, उन मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।